दोस्तों, आपका स्वागत है गौतम स्टडी सेंटर में। और आज हम हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि और संधि की महत्वपूर्णता क्या है परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको एक बारीकी की तरफ ले जाते हुए जो एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं एग्जाम में उसको जानेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं संधि का अध्ययन। पहले हम जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए, संधि का मीन्स होता है मेल। क्या अर्थ होता है भैया? मेल। मेल किसका मेल? किसका मेल? वर्णों का मेल या उनमें जुड़ाव होना। अर्थात इसकी परिभाषा आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं, या एग्जामिनर की और एग्जामों में अधिकतर भी पूछा जाता है कि संधि की परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये संधि है या समास की परिभाषा है। आप जानते होंगे कि समास भी क्या है? समास भी एक मेल करने वाला शब्द है। अर्थात समास का भी अर्थ क्या होता है? मेल करना, पास लाकर बैठाना। उसी प्रकार से संधि का भी क्या अर्थ होता है? वर्णों का मेल, अर्थात उनमें भी जोड़ करना, ज्वाइंट करना। ठीक है, चलो अब हम अध्ययन करते हैं किसका? संधि का। देखिएगा, मेल किसका मेल? संधि में क्या होता है कि क्या होता है संधि? संधि का होता है वर्णों का मेल। किसका मेल भाई? वर्णों का मेल। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, विभिन्न वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर इस तरह से कोई परिभाषा आपसे पूछी जाती है और ऑप्शन में आपको मिलता है संधि, तो आप संधि पे क्लिक करेंगे। दूसरी बात, समास क्या होता है? देखिएगा, समास, समास भी दो शब्द हैं। इसका एक है सम प्लस आस, अर्थात सम पात। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि दो शब्दों को करीब ला करके बैठाना। इनमें अंतर क्या है दोनों में? इसमें क्या होगा? इसमें शब्दों का मेल होगा। किनका अर्थ होगा भाई? शब्दों का मेल। और इनमें किसका मेल होगा? वर्णों का मेल। और वर्ण और शब्द क्या है? देखिएगा, जब हम भाषा को पढ़ते हैं, भाषा साहित्य को पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग किससे होती है? वर्णों से। वर्ण क्या है? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है कि भाषा की व्याकरण दृष्टि से सबसे छोटी या सूक्ष्म क्या है? तो आप कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और वर्ण का अगला स्टेप, अर्थात वर्णों के मेल से बढ़ने वाली शक्ति क्या है? उसको हम कहते हैं शब्द। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है, इसमें तीन वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? तीन। तीन वर्ण हैं, उसके भी विच्छेद हो जाते हैं। इतने सारे वर्णों से मिलकर के एक शब्द की उत्पत्ति होती है और वो शब्द हमारा कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा वर्णों का मेल या वर्णों का संयोग कहलाता है हमारा शब्द। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देखिएगा, इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं, वर्णों के बहुत सारे प्रकार हैं। स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, उनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। विभिन्न प्रकारों में उनको विभेद किया जाता है कि स्वर कितने भेद होते हैं, क्या कितने प्रकार होते हैं, उसको हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो है वो है संधि। संधि को समझना, तो आप लोग, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि संधि क्या है। संधि होती है वर्णों का मेल। वर्ण मैंने आपको बताया, वर्ण क्या है? खाली ये जो हैं ये वर्ण कहलाएंगे आपके। क्या कहलाएंगे? वर्ण। क्या कहलाएंगे आपके? ये वर्ण। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं वर्ण। देखिएगा, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण में हमारे स्वर, स्वर, स्वर मीन्स जैसे ए, आ,
ये हमारे जो 11 है हिंदी में, कितने 11, औसतन 11, वैसे तो उनकी संख्या 13 है, 14 है अलग अलग, लेकिन एनसीईआरटी जो हम पढ़ते हैं वो 11 माने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे व्यंजन ये हमारे व्यंजन हो जाते हैं। औसतन इनका टोटल योग हो जाता है 52। इनको सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है वर्ण। क्या बोला जाएगा? वर्ण। वर्ण या अक्षर। क्या कहलाएगा? अक्षर। क्या कहलाएगा भाई? अक्षर कहलाता है। ठीक है, ये सब हमारे वर्ण है। चूंकि हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि क्या है? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा आप लिख लेंगे या दोबारा से इसको रिपीट करके सुन लेंगे कि क्या होता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यह छोटा सा बात ध्यान रखें कि वर्णों का मेल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब हम देखते हैं कि संधि। संधि तो आप समझ गए हैं कि वर्णों का मेल है। वर्ण क्या होते हैं? ए या का, ये सब वर्ण होते हैं, उनसे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। लेकिन संधि के भेद कितने होते हैं? भेद, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे पुट अप करता है। बात देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। देखिएगा, नॉर्मली मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, क्योंकि हमारी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? स्वर। स्वर संधि पहली कौन सी हो गई? हमारी स्वर संधि। दूसरा हमारा हो गया व्यंजन संधि। यही क्रम है ना उनका, यही क्रम होता है। स्वर के बाद क्या आते हैं? व्यंजन, और व्यंजन के बाद विसर्ग, जिनको हम अयोगवाहवी कहते हैं, उसको हम कहेंगे नंबर 3 पर विसर्ग संधि। क्या कहेंगे भाई? विसर्ग संधि। अभी विसर्ग संधि है। अब देखिएगा 3 प्रकार हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। इनको प्रकार आपसे क्या होगा? एग्जामिनर इनको क्रम से लगा देगा। क्रम से मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और आपसे पूछेगा कि संधि का भेद नहीं है। उन 4 ऑप्शन में से एक इनमें से नहीं होगा, कुछ भी डाल देगा उसमें। ठीक है, जैसे वो कह देगा अयोगवाह संधि, कुछ भी डाल देगा, आपको वो चॉइस करना है। देखिएगा ना, ये 3 हमारी मुख्य हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और हमारी वर्णमाला में भी यही क्रम होता है। पहले हम स्वर पढ़ते हैं, फिर हम व्यंजन पढ़ते हैं, फिर हम विसर्ग पढ़ते हैं। यही होता है ना, यही होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। पहले आप इन तीनों को नॉर्मली तरीके से समझ लेंगे। देखिएगा स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में क्या होगा कि जितने हमारे स्वर हैं, जितने हमारे स्वर हैं, खाली इन्हीं में विकार उत्पन्न होगा। इन्हीं में विकार उत्पन्न होगा जो हमारे खाली स्वर हैं, व्यंजनों का नहीं, खाली इनका। अब ये जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में यहां से लेकर के यहां तक का जो जितना भी आते हैं वर्ण मालाएं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीजें चलते हैं। अब देखते हैं विसर्ग संधि में क्या आएगा। इसमें आपने बता दिया कि इसमें जो है स्वर आ जाएंगे सभी, उनमें विकार उत्पन्न होगा। इसमें बता दिया इसमें सभी व्यंजन आ जाएंगे, इसमें व्यंजनों से उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। लेकिन विसर्ग क्या है? विसर्ग देखिएगा, विसर्ग है ये, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इससे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार इसके मुख्य भेद हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। क्या करेंगे? स्वर संधि। चलो अब स्वर संधि के भेद भी जान लेते हैं। देखिएगा इससे भी क्वेश्चन आते हैं स्वर संधि से। और इसके भेद, इसके उपभेद आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वही बताइएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या कितने भेदों में बांटा जाता है।
या फिर से वही क्वेश्चन होगा कि 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, उसमें से इस मुख्य वाली को उठा के रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है ये कि निम्न में से स्वर संधि का भेद नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपसे पूछ लिया जाएगा विसर्ग संधि, फिर आपसे कहेगा दीर्घ संधि, आपसे कहेगा गुण संधि, आपसे कहेगा वृद्धि संधि आदि। अब इसमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, विसर्ग नहीं है, क्योंकि ये किसके भेद हैं, ये तीनों भेद किसके हैं, स्वर संधि के भेद हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख करके आप पढ़ लेंगे एक बार तो बस संधि इसका प्रयोग क्या है, महत्वता क्या है, उसको समझ लेंगे ना। तो इसकी क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि हम जो है इसको बड़ी गौर से नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि कुल जो प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मुश्किल से 2 होती है, 2 संख्या है बस। उसमें 2 संख्या होती है नॉर्मली क्वेश्चन, जो आपकी प्रतियोगिता किताबों से उठा करके रट के आप बच्चे पहुंच जाते हैं, वहां पे टिक मार देते हैं, हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए हिंदी का 50% पोर्शन जो होता है वो संधियों से होता है। मित्रों मैं बता देता हूं आपको, देखो पहला आपका जो होता है उपसर्ग, क्या होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, और आपकी जो त्रुटियां आती हैं, शब्द त्रुटि कितनी महत्वपूर्ण है, वो सब किससे होगी, संधि से होगी। किससे होगी, संधि से होगी। देखो अब मैं आपको एक उदाहरण लेके दिखाता हूं कैसे होगी। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे सामने आता है कि एक अति प्लस अधिक होता है। क्या होता है जी, अति प्लस अधिक होता है। क्या होता है, अति प्लस अधिक होता है। एक ऑप्शन दे दिया उसने, एक क्वेश्चन तो यही हो गया डायरेक्टली कि इसकी संधि क्या होगी, क्वेश्चन ये हो गया संधि का डायरेक्टली क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, अब इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कैसे डील करेंगे आप, रट के नहीं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी क्या काम करेगी, संधि। जब तक आपको संधि नहीं आएगी उसमें आप सरलता से नहीं कर पाएंगे, तब से ये आपसे ऑप्शन होना नामुमकिन है। ठीक है, देखिएगा अब इसमें क्या है कि ये शुद्ध है क्या, ये शुद्ध है, आप ना ये देखना है। वो कैसे करेंगे आप लोग, संधियों को सीख करके। इसलिए मैं कहता हूं, और इसी से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। हाँ, तो आप कैसे करेंगे, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कैसे निकालेंगे उपसर्ग कैसे लगा हुआ है, तो वो सब चीजें। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आपका शब्द भंडार बढ़ता है। अब देखते हैं अति माने क्या, अधिक माने क्या, इनका अर्थ शब्दों का आपको पता चल जाता है, तो आप अत्यधिक का अर्थ ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग जो है 50% वाले हिस्से अर्थात संधि को बिल्कुल अपने ध्यान, अंत ध्यान को लगाते हुए इसको सीखें। एक बार आप इसको सीख लेंगे तो जिंदगी भर आपको ना तो रटने की आवश्यकता पड़ेगी, ना त्रुटियों की, ना आपको उपसर्गों की, ना आपको अदरवाइज सही। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्वर संधि। तो स्वर संधि मित्रों कैसे करेंगे, इसके मैंने आपको बताया 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। इनको मिटा देते हैं भाई। स्वर संधि, स्वर संधि के उपभेद कितने भाई, उपभेद ये होता है उपभेद। इसके उपभेद कितने हैं, 5। कितने हैं भाई, 5। घबराओ मत, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है, विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं है, केवल इसी के उपभेद हैं। वो कितने हैं, 5। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर संधि में क्या होगा, लेकिन डरो मत,
इसमें खाली स्वरों का ही खेल है। किनका? इनका ही खेल है, केवल पांचों के पांचों में इन्हीं का खेल है, व्यंजनों का नहीं। तो इन्हीं को पकड़ना है, खाली 11 स्वर आपने सीखने हैं। देखिएगा, पहला इसका जो भेद होता है वो भेद है आपका दीर्घ संधि। क्या होता है भाई? दीर्घ संधि। ये भेद आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है। मैंने एक प्रश्न अभी आप लोगों को करके दिखाया था उस प्रकार से। हाँ, तो पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है आपका? गुण संधि। क्या होगा भाई? गुण संधि। ये आपका दूसरा भेद हो जाता है। तीसरा भेद क्या हो जाता है? तो ध्यान रखिए इसका क्रम, वृद्धि संधि। क्या होता है भाई? वृद्धि संधि। चौथा दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, और अब आ गया आपका यन संधि। क्या आ गया जी? यन संधि। और लास्ट में, अंत में अयाधि संधि। ये आप लोग ध्यान रखें, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयध। जब हम इनको क्रम से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सरल है। इनको ध्यान रखना, इनको रटना नहीं है, इनका क्रम नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। खाली मैं आपको बताता हूं इसको कैसे आप हैंडल करते जाएंगे। चलो हम अब प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। क्या सीखेंगे? दीर्घ संधि। और उससे पूछे गए प्रश्नों को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आप लोगों से, कितने टाइप से होते हैं, वो सब हम जानने की कोशिश दीर्घ संधि में करेंगे। चलो चलते हैं दीर्घ संधि में। देखिएगा अब क्या है, अब होता क्या है कि दीर्घ, अब देखिए दीर्घ का अर्थ पकड़े। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु। क्या होता है? लघु। लेकिन यह है दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि दो एक संख्या से, आपने कभी वर्णमाला को ध्यान से देखा? वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला देखिएगा बिल्कुल सेम आवाज है। एक लघु, एक दीर्घ है, दूसरा ये जोड़ा है। एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है। ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल सही बात, यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं दूसरी चीज। अब वो किसकी बन सकती है? देखिएगा वो है। हाँ, इसका बड़ा रूप क्या है? ये है। ये एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। तीसरा जोड़ा इसमें क्या, चौथा जोड़ा क्या लेना है? वो लेना है आपने ऋषि को। अब ऋषि का तो लघु ही रूप होता है, इसको दीर्घ बनाया जाता है अलग से। देखिएगा जब हम वर्णमाला को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लघु में क्यों आता है और दीर्घ रूप इसका क्या है। तो खाली क्या होगा? दीर्घ संधि केवल उन्हीं स्वरों की होगी, उन्हीं वर्णों की होगी, उन्हीं स्वरों की होगी जिनमें क्या होगा? दीर्घ रूप होगा। क्या होगा? दीर्घ रूप होगा। क्या होगा? केवल दीर्घ रूप होगा, बाकी किसी की दीर्घ संधि नहीं होगी। समझे आप लोग? तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। इसी से आप सूत्र बना लेंगे। मान लीजिए इधर ए आ जाए, इधर ए आ जाए। देखिए एक शब्द के दो पार्ट, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं, जैसे ये है विद प्लस आल्य, क्या होता है भाई? या विधा प्लस आल्य कर लीजिए। दोनों साइड में क्या है? आ है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई जिसका एक लेफ्ट होता है, एक शब्द को जब हम तोड़ते हैं, किसी चीज को जब हम टुकड़े करते हैं, किसी लाइन को हमें बीच में से तोड़ना है, तो इसका एक ये लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ये दो टुकड़ों में खंडित हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से एक शब्द के दो टुकड़े होते हैं, एक लेफ्ट का, एक राइट का। आपने करना क्या है कि इस वाले का तो यहां से लेना है, ये वाली जो आवाज है, और यहां से स्टार्टिंग वाला लेना है। ध्यान रखना, शब्द के दो टुकड़े, इसका लास्ट और इसका शुरू का।
ठीक है। इन दो स्वर मैं आपको बता दूं कि स्वर कैसे निकाले जाते हैं, मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये कै है, इस कै के अंतर्गत कुछ नहीं होता है, इसमें एक स्वर छिपा होता है। क्या होता है? स्वर छिपा। जब इसमें कोई मात्रा लगा दी जाएगी या कोई स्वर चढ़ा दिया जाएगा, स्वर जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो मात्रा कहलाते हैं, इसकी परिभाषा है। देखिएगा, जब इस पर किसी मात्रा को चढ़ा दिया जाएगा तो इसमें अब ए की ध्वनि नहीं निकलेगी। निकलेगी क्या? जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ई भार और कै रह जाएगा अधूरा, इस प्रकार से। तो हमें लास्ट में क्या दिख रहा? आ दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है। हमें वहीं से उसको उठा लेना है और नीचे लिख लेना। आ हमने नीचे ले लिया, खत्म हो गया। यहां से हमने आ नीचे ले लिया, ये भी खत्म हो गया, खत्म। और प्लस देखिए आ मैंने क्या बोला कि दीर्घ संधि में दोनों तरफ, दोनों साइड में सेम आवाज आएगी। चाहे ए आ जाएगा, चाहे ए आ जाए, तब भी इसका दीर्घ रूप रखना है आपने। चाहे इधर ए आ जाए, इधर आ हो, तब भी आपने क्या करना है? इसका दीर्घ रूप रखना है। अगर इधर आ जाए, इधर ए आ जाए, तब भी आपने आ ही रखना है। अगर दोनों तरफ आ जाए, तब भी आपने क्या रखना है? दीर्घ रूप रखना है। यही तो है दीर्घ संधि। क्या है? यही है दीर्घ संधि। उदाहरण में आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में। एक समूह की केवल यही 4 कंडीशन हो सकती हैं। अगर 5 हो सकती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिएगा, ये ही 4 कंडीशन हमारे यहाँ हो सकती है। तीसरी कंडीशन में भी यही होगा, चाहे इधर इधर हो जाए, तब भी हमें दीर्घ रूप लेना है। दीर्घ मतलब बड़े वाला लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। चाहे इधर छोटा ई हो, इधर बड़ा ई हो, तब भी हमने दीर्घ लेना है। इधर बड़ा आ जाए, इधर छोटा आ जाए, तब भी हमने बड़ा लेना है। अगर दोनों तरफ बड़ा ई आ जाता है तो भी हमें बड़ा ई ही लेना है। उसी प्रकार ऊ है, उसकी भी 4 कंडीशन, इसकी भी 4 कंडीशन, इसकी भी 4 कंडीशन। सोचना कुछ नहीं, दिमाग में रटना कुछ नहीं, आप ध्यान रखें। अगर इन समूह में दोनों तरफ में कोई भी आ जाए तो आपने इसका लघु रूप ही रखना है। उसी प्रकार से री का खेल रह गया है। री, अब ये जो र होता है, री होता है, इस री को हमने क्या कर देना है? ये बड़ा हो जाता है, ये बढ़ गया है, इसका ये दीर्घ रूप हो जाता है, इसलिए इसको लघु में रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट है वैसे। अभी देखो मैं उदाहरण लेता हूं और इनसे हम इसको हैंडल करेंगे। देखिए भाई, पहला मैं उदाहरण रखता हूं आपके सामने, सेवा प्लस अर्थ। क्या रखा जाता है? सेवा प्लस अर्थ। एग्जामिनर में क्या करेगा? आपके सामने ऑप्शन रख देगा और आपसे कहेगा कि इसका शुद्ध संधि बताइए क्या होगा। मैंने आपको बताया कि शुद्ध संधि क्या होता है, मैंने आपको ये निकालने सिखाए हैं, इसी के आधार पर आप लोग करेंगे। देखिए इसमें किस तरीके की आवाज, इसका लास्ट का लेना है ना, इसके अंत में देखना है। इसके अंत में ये किस चीज की आवाज है? आ की। आप वर्णमाला की वीडियो जरूर देखना हमारी, उसमें आप लोग सीख जाएंगे कि ये मात्रा क्यों बना, ये स्वर मात्रा में तब्दील होता है, किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें हम आपको वर्णमाला की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ देखें कि हाँ, ये जो है मात्रा, आप इसको क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आ का डंडा है। किसका? आ का। दूसरा आगे क्या है? ये तो सिंपल है कि ए है, तो हमने इसको यहां से ए ले लिया। क्या ले लिया? ए ले लिया। हमने डंडे को यहां ले लिया, इसको इग्नोर कर देंगे, वहां तो नहीं मिटा पाएंगे कॉपी पे, इग्नोर माइंड में करेंगे। इसको भी हमने नीचे ले लिया। अब मैंने आपको बताया जब दोनों समूह एक जैसी आवाज, ये भी दोनों समूह आ जाए, तो इसको आपने क्या कर देना है? दीर्घ कर देना है। और दीर्घ जो भी हमारी उत्पत्ति होगी, जो भी हमारा विकार होगा, उस विकार को उठा करके हम लेफ्ट वाले मतलब उल्टे हाथ वाले माय में इधर सेट कर देंगे। यहां सेट करेंगे। अच्छा, जब एक स्वर व्यंजन के करीब जाता है तो वो क्या कहलाता है? मात्रा। तो ये मात्रा में तब्दील हो जाएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? सेवा। इससे बनाइए, ये यहां उठा के रख दिया हमने, इसका है तो नीचे आ गया था, खाली हमारे पास क्या बचा? ये बचा। अब इसको उठा करके हम इसको यहां रख देंगे, ये आपका शुद्ध शब्द हुआ।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन होगा कि आपको इसका विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करना है? विच्छेद को हमेशा यहां से देखेंगे, शब्द के बीचों बीच से देखेंगे, और कोई ऐसा उदाहरण उस 4 उपसमों में से ढूंढेंगे जिसमें ये वाली कंडीशन बन रही हो। है? अब आपको पता है ये आ है, आ की उत्पत्ति काय से होती है? या तो इधर ए हो, इधर आ हो, या तो इधर आ हो, इधर ए हो। यही कंडीशन में आ की उत्पत्ति हुई है। तो आप देखें कि इसको तोड़ने से हम क्या करते हैं? सेव, मतलब अगर हम ए निकालते हैं तो सेव, सेव कोई शब्द नहीं होता है, वो सेव होता है, तो हम इसको कर देंगे शेवा। इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें ये वाला है। तो आपसे ये ऑप्शन में ये वाली कंडीशन रखेगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए शुद्ध संधि चयन करें या सूत्र का चयन करें, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। या दूसरी कंडीशन आपको संधि करने के लिए बोल देगा कि इस तरीके से कौन सा शुद्ध शब्द है, इस तरीके से बोल देगा। विच्छेद करने के लिए बोल देगा। बहुत सारे प्रश्न एक ही पॉइंट से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक फिर से एक उदाहरण मैं लेता हूं। अब ई का एक उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिएगा रवि, अब ये क्या है? रवि प्लस इस, देखिएगा संधि से ही हमारे पर्यायवाची बनाए जाते हैं। किससे? पर्यायवाची, इसी से हम बदल सकते हैं। अब देखिएगा रवि माने क्या होता है? रवि माने क्या होता है भाई? सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। ईश माने क्या होते हैं? प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। तो अर्थात रवि ईश मतलब सूर्य के भगवान, प्रभु अर्थात सूर्य भगवान का ये पर्यायवाची बन गया। किसका बन गया? सूर्य भगवान का। देखिएगा भैया अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, आप देखें मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यंजन पर जब मात्रा चढ़ी होगी तो उसी मात्रा को हमें नीचे उतार लेना है। देखिएगा इस पे किसकी मात्रा चढ़ रही है लास्ट में? किसकी? ई की। ये छोटा ई है। क्या है? छोटा ई। और आगे क्या है? बड़ा ई है। अब जब हम इनको, मैंने आपको बताया जब समूह होगा तो चाहे इधर कंडीशन कुछ भी हो, चाहे इधर कंडीशन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। खाली हमें क्या कर देना है? दीर्घ रूप कर देना है इसका। दीर्घ रूप क्या होगा भैया? इसका बड़ा ई होगा। क्या होगा? बड़ा ई होगा। तो देखो ये मात्रा मैंने इसकी नीचे ले ली, इसकी मात्रा मैंने नीचे ले ली, हमारे पास क्या बचा? द्रव बचा। अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा विकार या उत्पत्ति होती है वर्णों का मेल, ये तो वर्णों का मेल हो रहा है। अब ये वर्णों को उठा करके हम इसमें रखेंगे लेफ्ट वाले में, तो ये मात्रा ऐसे बढ़ जाएगी। अब ठीक है, और हमारे पास शा बचा हुआ है, तो इस शा को हम यहां रख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका रवीश। क्या बन जाएगा? रवीश। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोगों से, यही त्रुटि में रखा जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइएगा शुद्ध शब्द का चयन करें। क्या करेगा? शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आप देख पा रहे होंगे जब जिन बच्चों का संधि अच्छे से सीख लेंगे वो आराम से खेलते हुए इस पे क्लिक कर देंगे कि ये, समझे? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50% जो हिंदी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसको आप संधियों के द्वारा किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बड़े रिलैक्स होकर के पढ़ना सीखोगे। और अच्छा आगे अब एक और उदाहरण हम लेते हैं ऊ का। क्या लेते हैं? ऊ का। अगर आपको पीडीएफ हमारा चाहिए, वैसे पीडीएफ से कुछ फायदा नहीं है, आपको समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है इसमें सुउचित। क्या है भाई? सु प्लस उचित है। सु प्लस उचित, दो शब्द हैं। सु माने क्या होता है? अच्छा, बेहतरीन। उचित माने बढ़िया, मतलब ठीक ठाक। अब क्या है? यहां से हम क्या लेंगे? किसकी मात्रा है ये? छोटे ऊ की। किसकी है? छोटा ऊ। यहां से हमने ले लिया छोटा ऊ। इसको मिटा दें, या मिटाए ना, अपने दिमाग में इग्नोर करें। अब ये क्या है? यहाँ पे ऊ है, इसको भी हम नीचे ले लेंगे ऊ। मैंने आपको बताया कि वही कंडीशन, जहां भी ये कंडीशन आ जाए चारों में से कोई सी भी, उस कंडीशन में आपने दीर्घ रूप कर देना है। क्या कर देना है? दीर्घ रूप। इसका दीर्घ रूप क्या है भैया? इसका दीर्घ रूप है बड़ा ऊ। ठीक,
इसको को हमने नीचे ले लिया था तो ये भी नीचे आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास बच गया स प्लस थित, और इसको उठा करके कहां रखना है, स पे रखना है। कहां रखना है, स पे। अब ये स पे जाएगा तो ये क्या है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इस पर हम बड़ी मात्रा चढ़ा देंगे और लिख देंगे सूचित। क्या कर देंगे भाई, सूचित। ठीक है, अब आपसे ये भी एक पूछा जाता है कि इसकी जो शब्द वर्तनी है, जो त्रुटि है शब्द में, वो कैसे सही होगी, वो आप ध्यान रखें कि आपको ऑप्शन में रखेगा सूचित, इस तरीके से कुछ भी शब्द आपके सामने रखे जाए, लेकिन आप अगर संधि जानते हैं तो बड़े प्यार से आप लगा देंगे, क्लिक कर देंगे, एक नंबर आपका मिल जाएगा त्रुटि को छोड़ते हुए। अब छोटा सा एक उदाहरण और लेंगे, री वाला रह गया है, री वाले में करते हैं जल्दी से। देखिएगा, एक है पृथ्वीण, क्या होता है भाई, पृथ्वीण, ये रह वाला चल रहा है। देखिएगा, इसका मीन्स जो नीचे लगा होता है, इसका मीन्स क्या होगा, री होता है, ऋषि होता है, तो इसको हम नीचे ले लेंगे। आगे क्या है, ऋषि है, इसको भी नीचे ले लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप मैंने आपको बताया था, इसको मिटा देंगे यहाँ से, इसको मिटा देंगे, बच गया हमारे पास पित, और पित के नीचे लेफ्ट में जाना है, इसका बड़ा रूप इसको ऐसे लगाना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये होगा पृथ्वीण, क्या हो जाएगा, पृथ्वीण। ठीक है, ये थी आपकी क्या, दीर्घ संधि। स्वर के अंतर्गत दीर्घ संधि का हमने अच्छे से अध्ययन किया। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।